Hello everyone, I am Arushi and I welcome you all to Rao Career Institute's YouTube channel. आप मेरे साथ में कवर करेंगे केमिस्ट्री एंड जिसमें हम कवर करने वाले हैं आपके एग्जाम्स लाइक CUET, जेईई, नीट एंड अदर फाउंडेशन बेस के लिए। आप अगर 11th क्लास में हैं, आप अगर 12th क्लास में हैं तो आप हमारे साथ में केमिस्ट्री के पढ़ सकते हैं। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप इसमें से हमारे साथ अभी जो बच्चे क्लास 12th में हैं, फिर चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, CBSE बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड के हों या अदर स्टेट बोर्ड्स के हों, आप सब हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और डेली आप 4 बजे केमिस्ट्री की क्लास यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे और इसी में ही अपना क्लास 12th का लेवल मेंटेन करेंगे और वही आपका आगे चलकर कवर अप होगा। आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, जेईई हो, फिर नीट हो या CUET के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, सो अगर गुड आफ्टरनून मोनिका। ओके, आप अगर क्लास में आ रहे हैं, आप क्लास देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताएं कि आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपके अकॉर्डिंगली आपसे इंटरेक्ट करती रहूँ। सो अभी बेसिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, ऑर्गेनिक सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचर से या फिर नेचुरल चीज़ों से मिलकर ही बनी हो, यही हमारे सबके माइंड में आता है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जैक्टली देखें तो अर्लियर हमें यही कहा गया था, या हमें जो पता था, हमें यही पता था कि जो आपकी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो सब कहाँ से आई हैं, प्लांट्स या फिर एनिमल बेस्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो क्या होती है, प्लांट बेस्ड और एनिमल से डिराइव्ड रहती हैं ऐसी चीज़ें। बट अगर एग्जैक्टली यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके कंपाउंड्स होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड ही हों। वो आपकी नेचुरली आप बोल सकते हो एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं, बट वो सिंथेटिकली भी प्रिपेयर्ड होते हैं। ओके, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ कार्बन की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजरली जो हम एलिमेंट रहता है, या फिर आप बोल सकते हो जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी रिवॉल्व करती है, इस कार्बन के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। अगर यहाँ पर देखें, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी आप यहाँ पे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, उन सब में कार्बन प्रेजेंट होगा ही होगा। बट एग्जैक्टली अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन है क्या? कार्बन एक एलिमेंट है, और अगर ये एलिमेंट में एग्जैक्टली इसको देखें कौन सा एलिमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड इसका एटॉमिक मास होता है 12। एग्जैक्टली अगर कार्बन की थोड़े सा और प्रॉपर्टीज हम देखें, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराना नहीं आता है तो मैं वो भी बता रही हूँ यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराने के लिए आपको पता था, स्टार्टिंग में हमने क्लास 9th में जो पढ़ा था, बोहर्स ने अपनी थ्योरी दी थी और बोहर्स ने अपने मॉडल से हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया था। ये इस क्लास डेली होगी मोनिका, 4 बजे से क्लास डेली होगी। आज क्लास फर्स्ट थी, थोड़ा टेक्निकल टीम हमारी काम कर रही थी, इसलिए क्लास थोड़ा सा लेट हुई है, बाकी क्लास डेली इसी टाइम पर स्टार्ट होगी। ओके, सो अगर कार्बन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कराऊं तो KLMN के अकॉर्डिंग इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 एंड 4। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम SPDF के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये क्या रहेगा, 1s2, 2s2 एंड 2p2। कैसे फिलिंग हुई है ये? अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जैक्टली और मैं बताऊं तो ये जो ऊपर वाला मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू KLMN शेल। ओके, बोहर्स का मॉडल में यहाँ पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एग्जैक्टली बोहर्स का मॉडल था क्या। बोहर्स ने अपने मॉडल में कहा था, जो हमारे अर्लियर मॉडल्स आए थे एटॉमिक थ्योरी को लेकर, वो ये आए थे। सबसे पहले थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था जो एटम है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, एटम स्फेयर जैसी शेप में होता है, और उन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें क्या है, एम्बेडेड है। और इन्होंने एक बेसिक सी चीज से इनको बहुत रिलेट किया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारा एटम है दैट इज, गुड आफ्टरनून देव, जो एटम है हमारा वो एक वाटरमेलन की तरह है, जैसे कि तरबूज हम सभी ने खाया है, तरबूज की तरह हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर है, और बीज जो है तरबूज के, या फिर आप बोल सकते हो जो वाटरमेलन सीड होते हैं, वो उसमें एम्बेडेड है नेगेटिव चार्ज की तरह। बट यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, थॉमसन ने ये तो बता दिया हमें कि जो उसके सीड है वो नेगेटिव चार्ज की तरह एम्बेडेड है, और वही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है। भाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ही है। बट थॉमसन के मॉडल से ये क्लियर नहीं हो पाया कि अगर वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली है कहाँ पर, या फिर कहाँ पर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। थॉमसन ने अपने मॉडल से कहा था जो सीड वाला पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रॉन, बट जो ये यहाँ पर इसका रेड वाला पोर्शन है वो क्या है, वो वहां पर जो पॉजिटिव पार्ट है वो रेड वाला पोर्शन है। अब ऐसे तो कुछ क्लियर नहीं हो सकता भाई, तरबूज के अलग अलग साइज भी आते हैं, किसी तरबूज में ऐसा भी होता है कि सीड बहुत ज्यादा निकलते हैं। अगर आपका दिन अच्छा हो तो आपके तरबूज में हो सकता है कि बीज आपके कम निकले, सीड कम निकले, तो कुछ स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो दैट इज वाई थॉमसन का मॉडल हो गया फेल। बट जो थॉमसन के मॉडल से हमने यहाँ पर एक्सेप्ट करी चीजें, वो क्या एक्सेप्ट करी थी कि जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, और उसमें एक चीज है दैट इज इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली यहाँ पे हमें प्रोटॉन की पोजीशन पता नहीं चल पाई थी। लेटर ऑन रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल से एक
एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कराया था जिसको हम बोलते हैं थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कराया था और यू कैन से अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे बम्बार्डिंग कराई थी, जिससे हमें हमारे जो एटम है उसका स्ट्रक्चर पता चला था। दैट एटम स्फेरिकल शेप तो ऑलरेडी बता दिया था थॉमसन ने, रदरफोर्ड की मॉडल से पता चला था कि सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ा कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन साइड में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन साइड में, कुछ स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे थे रदरफोर्ड। मतलब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली जो रदरफोर्ड ने कहा था वो ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो साइड में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब साइड में रिवॉल्व करने के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल बताऊं तो बेब्लेड आप सभी ने बचपन में देखा होगा या खेला होगा। नमस्ते नमस्ते। बेब्लेड का मैं एग्जांपल आपको बता रही थी, तो बेब्लेड में फोर्स कैसे एग्जिस्ट कर रही है, जैसे आपने उसको स्ट्रिंग से एकदम से रिलीज किया वो घूमता रहता है अनलेस एंड अनटिल उसमें कुछ फोर्स है, जब तक वो फोर्स तब तक तो वो घूम रहा है। जैसे उसकी फोर्स रुकेगी या जिसकी वजह से वो घूम रहा था वो रुके, हम वो फोर्स बंद कर दें, या फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब तक उसकी जो फोर्स है उसको रोक दें, तब क्या होगा, वो बेब्लेड अपनी पोजीशन से गिरने लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जांपल आप ले सकते हो साइकिल का। सभी ने साइकिल अपनी लाइफ में चलाई होगी। आप साइकिलिंग करते हो, साइकिलिंग करने के लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली आप क्या करते हो, पेडल करता रहना पड़ता है। अगर आप पेडल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप पेडल नहीं कर पा रहे हो, अगर पेडल नहीं करोगे तो क्या होगा, बैलेंस नहीं बनेगा, और बैलेंस नहीं बनेगा तो क्या होगा, आप गिर जाओगे। तो सिमिलरली यहाँ पर यही हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये तब तक तो हमारे मूव कर रहे थे जब तक इसमें फोर्स थी, बट जैसे इसमें फोर्स खत्म हुई ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, ये न्यूक्लियस में आके गिर जा रहे थे। तो अब यहाँ से तो हमें कुछ पता नहीं चल पाया कि एक्जैक्टली हमें करना क्या है, कि रदरफोर्ड ने ये तो बोल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो पोजिशन थी वो स्पेसिफाई हो ही नहीं पा रही थी। तो इसके बाद में एक बोहर्स अपना मॉडल लेकर आए, और बोहर्स ने अपने मॉडल में बताया जो आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, बट एक्जैक्टली रिवॉल्व कैसे करेंगे, रिवॉल्व कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एज इट इज रहेगा, और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अगर इसके साइड में हम देखें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोहर्स ने कहा भाई जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, या फिर आप बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर एटम का कितना है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कार्बन, कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ओके, अब हमें पता लगाना है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैसे रिवॉल्व करने वाले हैं। पहले उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, आपको पता होगा वैसे तो, अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वही कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 ही होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें 6 ही होंगे। ओके, तो अब हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन, इस 6 इलेक्ट्रॉन को आपको कराना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पहली वाली शेल का नाम होता है K, देन L, देन M एंड देन N। KLMN ये आपकी शेल्स होती हैं। ओके, अब इन शेल्स के अंदर आपको फिलिंग करानी होती है। फर्स्ट जो आपकी K शेल है उसमें जो आपकी फिलिंग होती है वो हमेशा रहती है 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल करा दिए। ओके, एंड जो हमारी सेकेंड वाली शेल है यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 फिल। ओके, अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने फिलिंग जो कराई है वो मैंने KLMN के अकॉर्डिंग फिलिंग कराई है, बट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था दैट इज अकॉर्डिंग टू SPDF। SPDF का मतलब क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p2। आपको पता होगा जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल है, आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा, उसमें हमारे पास में 18 ग्रुप प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू अगर आप वो ग्रुप देखोगे तो उसको ग्रुप के अलावा हमने क्लासिफाई किया हुआ है एज अ ब्लॉक, S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जिसकी भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आपका एंटर कर रहा है P में, तो मतलब समझ लेना वो P ब्लॉक एलिमेंट है। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है S शेल में तो आप समझ जाना दैट इज S ब्लॉक एलिमेंट। जिसमें भी एलिमेंट आपका एंटर करता है D ब्लॉक में दैट विल बी D ब्लॉक एलिमेंट, और जिसमें भी आपका F में एंटर करता है वो होगा हमारा F ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे, इसमें S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक सब अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसको डिटेल में मैं तभी बताऊंगी। अभी एज ऑफ नाउ आपको क्या जानने की जरूरत है, अभी इतना ही काफी है, इसके लिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी के लिए हर किसी को यहाँ पे स्टेबल होना है, भी आप सबको भी स्टेबल होना है, मुझे भी स्टेबल होना है। आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आप स्टेबल हो जाओगे। एलिमेंट्स हैं उनको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाएगा जो उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दे, या तो भाई उनका ऑक्टेट कंप्लीट करा दे, मतलब कि वैलेंस शेल में या तो उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं या फिर डुप्लेट कंप्लीट हो जाए।
मतलब कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, यही होता है स्टेबिलिटी का केस। अब यहाँ पर अगर पता लगाना है कि डुप्लेट कंप्लीट कराना है या फिर ऑक्टेट कंप्लीट कराना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर अगर आपको देखो, आपको देखना है कि जो आपका एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अच्छा, आपको अगर केमिस्ट्री अपने लिए आसान बनानी हो, मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस दे दूं कि आप एटलीस्ट 20-25 तक के एटॉमिक नंबर विद देयर एटॉमिक मास जरूर याद करें। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करना बहुत आसान है। आप एलिमेंट्स को जब याद करोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम करके, आपको अपने आप ही उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता चल जाएंगे। ओके, काफी हद तक। या फिर आप देखोगे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स उनका मास जस्ट डबल ही होता है। तो केमिस्ट्री अगर आपको अपने लिए आसान बनानी है, एटलीस्ट आप 20-25 तक के एलिमेंट्स को जरूर याद रखें, वरना आगे चलकर आपको थोड़ा क्वेश्चन करने में हो सकती है दिक्कत। बाकी और ज्यादा केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाना है ये हम डेली देखेंगे ही, बट एज ऑफ नाउ बेसिक कभी केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। आप एटलीस्ट 20-25 तक के एलिमेंट्स आप जरूर याद करें। अगर नहीं भी हो रहे हैं तो एटलीस्ट जो आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम बार बार आते रहेंगे बीच बीच में, इनके तो आप जरूर एटॉमिक नंबर विद देयर एटॉमिक मास याद रखें। ओके, अब यहाँ पे हमें ऑक्टेट फिल कराना है या फिर डुप्लेट हम यहाँ पर कंप्लीट कराएं। अब देखो, जो भी हमें पास होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी एलिमेंट छोटे हैं, लाइक लिथियम का अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ओके, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूं, मतलब कि स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2-1, यही आएगा इसका एटॉमिक। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर ज्यादा क्या पास रहेगा, कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स में लिथियम को ला कर दूं। अगर मैं कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स लिथियम के लिए ले भी आऊं तो क्या इसका न्यूक्लियस इतना बड़ा है कि ये होल्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा ये होल्ड, क्योंकि लिथियम एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या बेस्ट है, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर दे, बिकॉज इसके पास में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा, ये अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा और अपना क्या कर लेगा, डुप्लेट यहाँ पर एक्वायर कर लेगा। ओके, वहीं पे हमारे पास में क्या है, कार्बन है। कार्बन के आप देखोगे वैलेंस शेल में आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा या फिर अपने जो पास में जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनको डोनेट कर देगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या करना चाहिए यहाँ पे कार्बन को। ओके, अभी आपने देखा यहाँ पर कि जो मेरा एलिमेंट था लिथियम, लिथियम ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा था। अगर आपको पता लगाना है कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका है मेटल्स। मेटल्स क्या करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, और नॉन मेटल्स इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से पता लगा सकते हो कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मेटल की टेंडेंसी होती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे ऑलवेज, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है ये हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। बट कार्बन इज अ नॉन मेटल। अब यहाँ पर इस हिसाब से तो भाई कार्बन को क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, बट कहाँ से करेगा एक्सेप्ट, 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेकर आए हम? ओके ठीक है, आपने बोला कि हम 4 इलेक्ट्रॉन भी कहीं से अरेंज करवा देंगे, कार्बन को बोलो ले लो। बट क्या होता है, कार्बन के पास में अगेन वही लिथियम वाला केस है, कार्बन का भी जो न्यूक्लियस है बहुत ही छोटा है। ये इतना छोटा है कि कहीं से आप अगर 4 इलेक्ट्रॉन और ले आओ, इसके पास में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में ऑलरेडी है, आप कहीं और से 4 ले आओ, ठीक है, टोटल कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास में। अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की कैपेसिटी कार्बन में नहीं है। क्यों? कार्बन एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है। तो कार्बन करता क्या है एग्जैक्टली, अपने आप को, कार्बन को भी तो स्टेबल होना है। तो यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, कार्बन क्या बोलते हैं, भाई ना तो मैं गेन कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता गेन, क्यों नहीं, हमारे पास में जो इसकी आप देखोगे कार्बन के पास में इतनी एनर्जी नहीं है, वही कि आप देखोगे कि जो इसका शेल है वो बहुत ही छोटा सा है, न्यूक्लियस में आप कहीं से इसके और इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ जाओगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, स्पेस भी नहीं है, जगह भी नहीं है इतनी होल्ड करने की, छोटा सा न्यूक्लियस है। डोनेट करने की अगर बात है तो डोनेट करने के लिए आपको पता है कि एनर्जी चाहिए ही चाहिए होती है। अब कार्बन एक छोटा सा एलिमेंट है, इसके पास में इतनी एनर्जी है कि डोनेट कर सकेगा नहीं। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर ये फॉर्म करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये एक साथ 4 लोगों के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। ओके, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, हो सकता है कि कुछ रफ सा आइडिया आ रहा हो या कुछ पुराना रिकॉल आप कर पा रहे हो। कोवैलेंट बॉन्ड अगर किसी को याद है तो बताएं मुझे जरूर कमेंट करके, क्या होता है एग्जैक्टली कोवैलेंट बॉन्ड में, और कौन कौन से बॉन्ड होते हैं केमिस्ट्री में। ओके, अगर हम यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें,
केमिस्ट्री में हमारे पास में जो हमें मेजरली बॉन्ड्स अभी पढ़ने हैं, बेसिक बेसिक से बॉन्ड है, वो एक बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब सभी यहाँ पे आपके देखोगे आप नेचर में या फिर कहीं पे भी, हमारे टीचर के साथ में हमारा बॉन्ड है, हमारे पेरेंट्स के साथ में हमारा बॉन्ड है, क्या हम देख सकते हैं उस बॉन्ड को? नहीं, हम नहीं देख सकते उस बॉन्ड को, बट कुछ ना कुछ फोर्स वहां पे एग्जिस्ट कर रही है जो क्या कर रही है, उन दोनों को बाइंड करके रखी हुई है। तो सिमिलरली ऐसा क्या यहाँ पे रहता है, आपके जो मॉलिक्यूल्स है, जो भी आपके कंपाउंड में, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वजह से वो क्या है, साथ में जुड़े हुए हैं। ओके मतलब कि अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बॉन्ड जरूर है जिसकी वजह से वो कंपाउंड आपका फॉर्म हो रहा है। ओके तो यहाँ पे अगर मैं कोवैलेंट बॉन्ड की बात बताऊं आपको, तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, इसमें होता है कंप्लीटली, या फिर आप बोल सकते हो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे, जैसे इसका बेसिक सा एग्जांपल लो, आप कहीं बाहर से घर आए और आपने घर में आके देखा भाई आपके घर पे सिर्फ दाल बनी हुई है, वहीं पे आपने अपनी फ्रेंड को कॉल करके बोला कि भाई मेरे घर पे तो सिर्फ दाल बनी हुई है, मैं क्या करूं? उसने बोला मेरे घर पे सिर्फ और सिर्फ चावल बने हुए हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो आप लोगों ने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या फिर आपने म्यूचुअली यहाँ पे डिसाइड किया कि ठीक है तू अपने घर से दाल ले आ, मैं अपने घर से चावल ले आता हूँ, और दोनों क्या कर लेंगे, दाल चावल मिलकर खा लेंगे। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन तू शेयर कर, एक इलेक्ट्रॉन मैं शेयर करता हूँ, और हम क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। ओके तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं आपके तीन तरीके के, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा। अगर एक बॉन्ड बन रहा है तो उसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक शेयर करेगा, टी टोटल क्या हो गया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर शेयर हो रहा होगा, इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके इसका एग्जांपल अगर लें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका मास भी होता है 1। ठीक है तो अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डुप्लेट को एक्वायर करना पड़ेगा इसको स्टेबल होने के लिए। तो हाइड्रोजन एग्जैक्टली क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, जो दूसरा हाइड्रोजन है भाई उसको बोलेगा कि मेरे साथ में क्या कर ले, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया उसी के थ्रू। तो ये होगा क्या, एक साथ हाइड्रोजन इस तरीके से स्टेबल हो जाएगा, और इसलिए हमेशा आप देखोगे कैसे लिखा रहता है ये H2। ठीक है तो दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में आप ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले सकते हो। ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 8 और इसका एटॉमिक मास होता है 16। मतलब कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कराएंगे तो आएगा क्या, 2 6। तो वैलेंस शेल में आप इसके दिखा सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये दोनों म्यूचुअली या फिर बोल सकते हो आप आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। एक बार ये वाला ऑक्सीजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा इसके साथ में, और एक बार ये वाला ऑक्सीजन एटम इसको शेयर कर लेगा अपने साथ में, और यहाँ पर ये बन जाएगा O2। तो कहीं पे भी आप देखोगे हमेशा लिखा रहता है O2, क्यों, ऑक्सीजन सिंगली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। दिस इज द रीजन, दैट इज वाई हम हर जगह क्या देखते हैं, O2 ही लिखा रहता है, कहीं पे भी ऑक्सीजन ऐसा अकेला O नहीं लिखा रहता। ऑल्दो इट इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन, इसको बनाने के प्रोसेस हमारे पास में अलग अलग है। ठीक है तो दिस इज कॉल्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड हम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वाई इट इज नोन एज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब आप मेरे को ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का कोई एग्जाम्पल बता सकता है, इन्हीं एलिमेंट के आसपास का एक एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, क्या कोई बता सकता है इसको? ओके एक एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, बहुत लोगों ने उसका नाम सुना होगा। कहाँ पे सुना है नाइट्रोजन का नाम, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छी खासी अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास होता है इसका 14। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराओगे तो क्या आएगा, दिस विल बी द एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पे मैं स्टेबिलिटी की बात करूं इसकी, तो नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए ये भी क्या करेगा भाई, दूसरे नाइट्रोजन एटम को बोलेगा कि भाई मेरे साथ में क्या कर ले, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले। अगर इसका मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा, आपको वैलेंस शेल में क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप वैलेंस शेल में इसको दिखाओगे। ओके तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आप देखो यहाँ पर किस तरीके से दिखाएंगे हम, सिमिलरली दिस। ओके या फिर आप इसको बीच में भी दिखा सकते हो, और ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ओके अब स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी के लिए हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक साथ अगर ये इसके हम 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लें तो ये 8 हो गया, 6 एंड दिस 8, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार हमने ये इधर से ले लिया तो ये क्या बन गया यहाँ पर
ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनाया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड? बिकॉज नाइट्रोजन ने क्या किया था, एक साथ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था। ठीक है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके ओके मोनिका, अगर आप साथ में लिख रहे हो तो ठीक है, आप पैरेलली लिख रहे हो, ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड कम कर लेती हूँ अपनी। आई होप ये कोवेलेंट बॉन्ड वाली स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कार्बन के केस में क्या करना है हमें? मोनिका डू वन थिंग, ये पीडीएफ आपको क्लास के बाद में मिल जाएगी, तो आप तब नोट कर लेना। बाकी आपको जो मेन पॉइंट लिख रहे हैं वो आप पैरेलली लिखते चले जाओ। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं आप कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कैसे बनाएगा बाकी कंपाउंड्स के साथ में। ठीक है, सो कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन था दिस 2,4। अगर इसकी हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कंडीशन देखें तो इसको एक साथ क्या करना पड़ेगा, 4 लोगों के साथ में बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली 4 लोगों के साथ में बॉन्ड बनाएगा तभी तो स्टेबल होगा। अब हमें कोई ऐसे भी 4 लोग चाहिए जिनको क्या हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। भाई ऐसे ही तो 4 लोग रहेंगे हम कि जिनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जरूरत हो एक बार में। तो यहाँ पर आप कौन ले सकते हो, हाइड्रोजन ले सकते हैं हम। कैसे ले सकते हैं हाइड्रोजन? अगर मैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखूं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 और यू कैन से मीथेन का ये स्ट्रक्चर है। तो एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहाँ पे वैलेंस शेल में है। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन देखोगे, हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, सारे ये हाइड्रोजन के एटम स्टेबल है। अगर मैं यहाँ पे कार्बन एटम देखूं तो कार्बन के वैलेंस शेल में हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। यस, 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के वैलेंस शेल में हो चुके हैं, तो कार्बन भी यहाँ पर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ हाइड्रोकार्बन, और यू कैन से दिस इज हाउ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कार्बन। तो आप देखोगे जितने भी आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हर जगह पर कार्बन क्या करेगा, इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और इसी कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से हमें क्या मिलने वाले हैं, हमें बहुत सारे वेरियस कोवेलेंट बॉन्ड मिलने वाले हैं। ओके, सो अब आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेजरली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें आपके क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन मेन प्रोडक्ट हो, इसके साथ में आपके फंक्शनल ग्रुप ऐड ऑन होते रहते हैं। तो क्या होता रहता है, आपके नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते रहते हैं। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कोई आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजरली जो आपके प्रोडक्ट, या फिर आप बोलोगे मेजरली जो आपके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें आपका क्या प्रेजेंट हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो और साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो। ओके, ये आगे चलकर धीरे धीरे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ याद रखना। एक और यहाँ पे आपको साइनाइड, आपने सुना होगा कहीं पे नाम इसका, साइनाइड पॉइजनिंग बहुत न्यूज में रहता है अक्सर। तो दिस CN इज ऑल्सो नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यू कैन से कि ये कार्बन का ही एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर मैं कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करूं, कार्बन के एलोट्रॉप्स आपको पता है क्या क्या होते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स? ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, ETCR, कार्बन के एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे? तो बिल्कुल नहीं, कार्बन के एलोट्रॉप्स में क्या है एग्जैक्टली प्रेजेंट। अगर आप देखोगे एलोट्रॉप होते क्या है, तो एलोट्रॉप में हम बोलते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, या फिर आप बोलोगे कि इंटरनली जो भी चीज प्रेजेंट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड, या फिर आप बोल सकते हो कि केमिकली जो भी उसके अंदर की चीजें हैं इंटरनली, या फिर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर जो चीजें उसकी प्रेजेंट है, आप देखोगे इनका स्ट्रक्चर क्या है, सब जगह डायमंड हो, ग्रेफाइट हो, या फ्लोरीन है, ग्राफीन एक रिसेंटली डिस्कवर एलोट्रॉप है इसका, इन सब में इंटरनली प्रेजेंट क्या है, सब में इंटरनली आप देखोगे कार्बन ही प्रेजेंट है। कैसे है कार्बन प्रेजेंट? अगर आप देखोगे डायमंड का स्ट्रक्चर, तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल इन शेप, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। सब जगह पे आपको क्या दिख रहा है, कार्बन कार्बन ही अटैच है। अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है दिस, हेक्सागोनल इन शेप, और ये आपका वीक वंडरवॉल फोर्सेस से नीचे दूसरे हेक्सागन से कनेक्टेड रहता है। ओके, और ये यहाँ पर आपके एजेस पे रहते हैं कार्बन एटम प्रेजेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर सब में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, पर ये सिर्फ क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल कैसे है, क्योंकि कार्बन भी क्या है, एक नॉन मेटल है, दैट इज वाई इसके जो जितने भी एलोट्रॉप्स होंगे ये सब भी क्या होंगे, नॉन मेटल ही होंगे। ऑल्दो इनके प्रॉपर्टी, या फिर आप बोलोगे कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से थोड़े बहुत एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है नॉन मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, बट ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, मैं आपको उसका केस बता देती हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बन को अगर स्टेबल होना है तो कार्बन की स्टेबिलिटी के लिए क्या है, एक साथ 4 लोगों के साथ में बॉन्ड बनाए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी कोई चीज कैसे कंडक्ट करती है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से बना के दिखा देती हूँ, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगी आपको चीजें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कोई भी वो चीज जिसकी 6 साइड्स हो, ओके। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देखते हो ग्रेफाइट का होता है। ये मैंने सिर्फ एक पार्ट दिखाया है, आप देखोगे 3 लेयर में ऐसे हेक्सागन्स अरेंज रहते हैं, वो आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। आप देखोगे यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ सब जगह क्या है, कार्बन ही प्रेजेंट है, ओके। जो नीचे वाला इसका हेक्सागोनल वाला पार्ट रहेगा वो कनेक्टेड रहेगा वीक वैन-डेर-वाल्स फोर्सेस से, बट वहां पे कुछ ना कुछ आपका बॉन्ड तो होगा ही, ओके। अब देखो ध्यान से, कार्बन की स्टेबिलिटी का केस क्या था, एक साथ 4 लोगों के साथ में बॉन्ड बनाना है। पहले ये वाला कार्बन देखो, इसका एक बॉन्ड ये इस कार्बन के साथ में बनाए, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ में बनाए, और एक ये वीक वैन-डेर-वाल्स फोर्सेस से था, बट ये भी क्या था, एक बॉन्ड तो था ही ना। 3 मतलब आप देख रहे हो कि एक साथ जो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे वो 3 लोगों के साथ में बना हुआ है। जो ये वाला पार्ट है कार्बन का, ये वाली बॉन्ड वाली जो साइड है वो अभी भी खाली है। मतलब कि कार्बन को जो स्टेबल होने के लिए हमें एक साथ 4 लोगों के साथ में बॉन्ड बनाना था, वो सिर्फ अभी किसके साथ में बन रहा है, सिर्फ 3 के साथ में बन रहा है, ओके। एक पार्ट अभी भी खाली है, जहां पे भी ये एक बॉन्ड या फिर आप देखोगे जगह रहती है, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिस भी चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ वहां पर ऐसी चीज होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, ओके। डायमंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, आप यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम है सबको ध्यान से देखो, कोई ना कोई कार्बन एटम आगे चलकर 3 कार्बन एटम के साथ में अटैच्ड है। मैं खुद बता देती हूँ आपको, ये वाला कार्बन एटम ऊपर देखो एक बॉन्ड बना हुआ है, नीचे 3 कार्बन एटम के साथ में अटैच है, ओके। सिमिलरली ये वाला कार्बन एटम देखो, ये फर्दर आगे किसके साथ अटैच है, 3 कार्बन एटम के साथ में अटैच है। ये क्या है, पूरा एक रिजिड स्ट्रक्चर है, पैक्ड स्ट्रक्चर है। दैट इज वाई डायमंड को क्या बोला जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर। ये आज तक का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्यों है हार्डेस्ट सब्सटेंस, रीजन क्या है इसका हार्ड होने का, रीजन इसका हार्ड होने का यही है, दिस इज द रीजन। ये ऑलरेडी पूरा पैक्ड है, सारे जो कार्बन एटम सब जगह प्रेजेंट है, वो किसी ना किसी के साथ में बॉन्ड बना के खड़े हुए हैं यहाँ पर, कोई लूजली, या फिर आप देखोगे कि कोई एम्प्टी स्पेस ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि डायमंड यहाँ पे हार्ड होता है, ओके। अगर ग्रेफाइट की बात करूं, ग्रेफाइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आप सबने बचपन में पेंसिल यूज करी होगी, हम अभी तक पेंसिल यूज करते हैं। तो पेंसिल में क्या होता है, लेड होता है या ग्रेफाइट होता है, उसमें 0 होता है लेड, या फिर आप बोल सकते हो कि जो 100% उसमें प्रेजेंट है वो ग्रेफाइट ही प्रेजेंट है। ग्रेफाइट को ब्लैक लेड भी कहा जाता है, तो इसको याद रखना। और ग्रेफाइट एक कैसा सब्सटेंस है, स्लिपरी सब्सटेंस है, स्लिपरी या फिर आप बोल सकते हो सॉफ्ट सा सब्सटेंस है। भाई पेंसिल की नोक इजीली टूट जाती है, चाहे तो उस पेंसिल की नोक को उठाकर आप आगे से कुछ रब कर सकते हो, उसको पूरा दबा सकते हो इजीली। क्या रीजन है उसका दब जाने का, या फिर जो ये ग्रेफाइट है हम इसको बोल रहे हैं सॉफ्ट स्लिपरी सब्सटेंस है, क्यों है, बिकॉज जो यहाँ पे आपको देख रहे हो स्ट्रक्चर, एक तो इसका पार्ट खाली है, और दूसरा भी जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था वो किससे हो रहा था, वीक वैन-डेर-वाल्स फोर्सेस से हो रहा था। तो मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज का स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, तो बॉन्ड्स भी वहां पे कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने चाहिए, तभी तो कोई भी चीज आपकी क्या होगी, रिजिड बन पाएगी। अगर बॉन्ड ही ऑलरेडी वीक है तो कोई भी स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, रिजिड कभी भी बनेगा नहीं, ओके। तो ये आई होप ये अब सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन को आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस ये वाला पार्ट इतना ही था इसमें, ठीक है। कार्बन पे अब वापस आ जाओ। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन अपने आप को क्या करता है, स्टेबल करने के लिए एक साथ 4 लोगों के साथ में बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मैंने कंपाउंड बनाया है, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने बॉन्ड बनाया है कार्बन के, वो हाइड्रोजन के साथ में बनाया है। और मैं भी आपको बहुत देर से बोल भी रही हूँ कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेजरली क्या होते हैं, वो कार्बन और हाइड्रोजन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। जस्ट बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ, या फिर आप बोल सकते हो इनिशियल स्टेज पे इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको और क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स भी हम इनको बोलते हैं, ओके। और यू कैन से हाइड्रोकार्बन्स एग्जैक्टली है क्या, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, ओके। अब यहाँ पर ये CH4 ऑलरेडी क्या है, मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर एक कार्बन है और 4 आपके पास में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो CH4 को हम बोलते हैं मीथेन। कैसे इसका नाम मीथेन आया या क्या था या एग्जैक्टली इसको मैं बता देती हूँ यहाँ पर थोड़ा डिटेल में। हाइड्रोकार्बन को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। कैसे क्लासीफाई करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके, और दूसरे होते हैं आपके पास में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स तो आपको समझ में आ गया था कि भाई ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट हो और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। बट अब यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है, तो सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें आपका कैसा क्या प्रेजेंट हो, बॉन्ड जो हो वो आपका सिंगल बॉन्ड हो प्रेजेंट। ओके, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, आप देखोगे कार्बन हाइड्रोजन के साथ में अटैच है सिंगल बॉन्ड से, कार्बन बाकी सबके साथ में भी अटैच है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो ऐसे जो सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं या फिर आप बोल सकते हो जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है वो होते हैं सैचुरेटेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है एल्केन्स, ठीक है। तो ये मैंने जहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है वो एल्केन का ही स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। एल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे कि एल्केन्स को कैलकुलेट करने के लिए या कैसे हमारी जो पूरी सीरीज है वो बनेगी सारे एल्केन्स की, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज CnH2n+2, ठीक है। अभी क्या फॉर्मूला, केमिस्ट्री में भी कोई फॉर्मूला है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला है, यस, एक बेसिक सा फॉर्मूला है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को अटैच कराना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। देखो कैसे करना है, कार्बन, ठीक है, एक कार्बन तो है ही है, ठीक है। अब इस एक कार्बन में हम स्टार्टिंग करते हैं हमेशा 1 से, ठीक है। तो 1 n की जगह पर क्या करना है आपको, n इज इक्वल्स टू पहले 1 रखेंगे, 1, ठीक है, H2 ऑलरेडी है, इंटू 1+2, ठीक है। तो ये अब इसको जरा कैलकुलेट करो, यहाँ पर एग्जैक्टली आएगा क्या, 2 1 जा 2 एंड 2+2 इज 4, तो यहाँ पर कार्बन 1 आएगा और हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। तो ये बन गया क्या एग्जैक्टली, क्या बोल सकते हैं हम इसको, CH4 बन गया है और CH4 इज मीथेन, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम देखें कि कार्बन एटम अगर हमारे बढ़ते चले जाएं तो क्या होगा, तो यही आपको फॉर्मूला रखना है और इसी फॉर्मूले में आप क्या करोगे, अब इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। अभी तक हमने यहाँ पे वैल्यू क्या रखी थी, 1 रखी थी, अब इसकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले 1 रख दिया है, अब इसकी वैल्यू को रखो 2, तो C2H2, अब यहाँ पे 1 रखा था हमने पहले, n इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपको n इज इक्वल्स टू 2 रखना है, ओके, n इज इक्वल्स टू 2 एंड +2, कितना आ गया यहाँ पे, कार्बन अगेन आपके 2 ही रहेंगे, एंड दिस 2 + 2 × 2 4 +2, यहाँ पे क्या आ गया 6, H6, ओके। तो सीरीज आप देखते चले जाओ, यहाँ पे हमारी क्या फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो एल्केन की सीरीज में हमारे पास में फर्स्ट क्या फॉर्म हुआ है, यहाँ पर CH4 फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो दिस इज CH4। सेकेंडली आप देखोगे क्या फॉर्म हुआ है, C2H6, ओके। इसके आगे की अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो अगेन आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू लगते चले जाओ, दिस विल बी C3, ओके। अब यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिखा, अगेन अब यहाँ पे आपको क्या है, थर्ड नंबर पे कैलकुलेट करना है, तो इसलिए मैंने इसको रखा 3, ओके। तो कार्बन एटम यहाँ पे आपको पता है 3 रहेंगे, एंड दिस 2 3 जा 6 +2, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो C3H8। तो इसी तरह आप देखोगे ये आपकी पूरी सीरीज क्या है वो बनती चली जाएगी। या फिर मैं आपको इसके लिए और बेसिक सी एक चीज बता देती हूँ कैसे पता लगाना है, अगर आप फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे हो तो। ये जो मैं यहाँ पे सीरीज लिख रही हूँ, सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा, दिस इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें आपके जो एलिमेंट्स या फिर आप बोल सकते हो जो भी आपके कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं ना, उसमें जो डिफरेंस आता है, मतलब कि इसमें अगर आप देखोगे CH4 C2H6 C3H8, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, एक तो मास का डिफरेंस आ रहा है, कितने मास का डिफरेंस आ रहा है आप एग्जैक्टली देखोगे इन सब में 14 AMU या फिर 14 यूनिफाइड मास, इसका डिफरेंस आ रहा है। अब ये 14 AMU 14 U क्या है एग्जैक्टली,
तो जब भी आप कुछ भी चीज कैलकुलेट करते थे, हम 11th में, क्लास 11th में या फिर क्लास 10th का किसी को कुछ पोर्शन याद आ रहा होगा, जब भी कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसमें एक मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते थे, ठीक है। या फिर मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रही थी कि आपको एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास याद रखने हैं, ठीक है। एटम का मास होता है एटॉमिक मास, ठीक है। मॉलिक्यूल हो गए अगर आपके पास में, तो आप क्या करते हो, उनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हो। तो मॉलिक्यूलर मास भी सिंपल आपका एटॉमिक मास की तरह ही है, आपको कुछ नहीं करना। एक मॉलिक्यूल ले लो, CH4 ले लो, ठीक है। CH4 इज मीथेन। अब मीथेन आपने ले लिया, मीथेन का यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली फॉर्म किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से फॉर्म हो रहा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, बट यहाँ पे हाइड्रोजन की आपके पास में 4 एटम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एग्जैक्टली कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 12 प्लस देखो कितना आएगा, ये 4 और ये आ गया यहाँ पर 16, ठीक है। तो 16 आपका आ गया इसका मास। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कैलकुलेट अगर आप करोगे तो इनके मासेस में जो डिफरेंस आएगा वो आपको हमेशा 14 का ही मास यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली जो मैंने एक और चीज यहाँ पे आपको बताई कि CH4 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। आपको पता लगाना है भाई इसका नेक्स्ट होमोलोग क्या होगा या नेक्स्ट इसके सीरीज में क्या होगा, तो इस CH4 में ही आप क्या ऐड करा दो, CH2 को ऐड करा दो, ठीक है। अब CH4 में CH2 को ऐड कराना है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से एग्जैक्टली यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, 2 C आ गए मेरे पास में और हाइड्रोजन कितने हो गए, C2 और हाइड्रोजन हो गए 6, मिल गया मुझे वो कंपाउंड C2H6, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, पूरी होमोलोगस सीरीज यहाँ पे फॉर्म करते हो, ओके। तो ये आई होप क्लियर हो गई होगी। अब इसके नाम कैसे मिले, नाम कैसे दिए जाते हैं इन लोगों को, या एग्जैक्टली अगर इसमें हम देखें कि जो ये मैं इतनी देर से बोल रही हूँ दिस इज मीथेन और दिस इज क्या नाम होगा इसका, तो मैं बता देती हूँ। जो नाम हम इनको देते हैं वो नाम दिए जाते हैं इनके सफिक्स, प्रीफिक्स, और अगर आप देखोगे एक और चीज होती है यहाँ पर रूट वर्ड, ओके। सफिक्स, प्रीफिक्स एंड रूट वर्ड, इन 3 चीजों से मिलकर हम इनका नाम देते हैं। या फिर आप बोल सकते हो भाई हमारा नाम जो हमें मिला है, हमारे पेरेंट्स ने हमारा नाम दिया है, कैसे दिया है, या तो हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से नाम पसंद हो पहले से कि हाँ भाई ये नाम है बहुत अच्छा, या फिर क्या किसी पंडित जी ने बताया होगा भाई ये लेटर से रखो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हर किसी का नाम है, तो सिमिलरली इनके भी नाम है। अब इनका भी नाम हम करेंगे, कैसे करेंगे भाई, पंडित जी से तो पूछ नहीं सकते कि भाई क्या नाम रखना है इन लोगों का, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा ना इनके नाम निकालने का। अब लॉजिक क्या है यहाँ पे, प्रीफिक्स, देन आपका बीच में आएगा रूट वर्ड, और लास्ट में आपके आते हैं हमेशा सफिक्स, ओके। ये 3 चीजें। अब ये रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो आगे चलकर जब हम बहुत सारे कंपाउंड पढ़ लेंगे तब एग्जैक्टली बताऊंगी प्रीफिक्स आपको कहां पर यूज करना है। अभी एज ऑफ नाउ याद रखना रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड हमेशा होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें कितने प्रेजेंट है। एक कार्बन एटम है तो रूट वर्ड क्या लेंगे हम, मिथ। अगर 2 कार्बन एटम है तो रूट वर्ड हमारा चलेगा इथ, ठीक है। अब इसका सफिक्स क्या होगा, ये हम सीरीज में या फिर किसका नाम दे रहे थे, एल्केन सीरीज में हम नाम दे रहे थे, तो इसका सफिक्स भी क्या हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में ANE, नाम क्या बन गया, मीथेन। इसका नाम क्या बन जाएगा, इथेन। सिमिलरली थर्ड वाला C3H8, इसका नाम क्या हो जाएगा, जो इसका यहाँ पर C3 है इसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉप। ये सीरीज किसकी है, एल्केन की है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपेन, ओके। अगर यहाँ पे कार्बन एटम को मैं बढ़ाते चले जाऊं, कार्बन एटम में अगर 4 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, और किसका सीरीज चल रही है भाई, ब्यूटेन। इसी तरह आप क्या करोगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसी हमारी सीरीज कंटिन्यूअसली चलती रहती है। आई होप ये एल्केन वाली सीरीज आप सबको समझ में आ गई होगी, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, सैचुरेटेड वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, नेक्स्ट आ जाओ अनसैचुरेटेड क्या होता है। अगर अनसैचुरेटेड की यहाँ पे बात करी जाए तो अनसैचुरेटेड ऐसे आप बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन है जिसके बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कैसा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है भाई, इसमें 2 तरीके के बॉन्ड आपके एग्जिस्ट करते हैं, ओके। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किसके बीच में हो रहे होंगे, ठीक है। तो एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा ये हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में फॉर्म होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में ही आपका क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। नहीं आ रहा है समझ में कि क्या कैसे कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो देखो इसमें ध्यान से, जहां पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, ओके, डबल बॉन्ड जैसे ही लगता है उसके लिए मैं पहले आपको यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ। डबल बॉन्ड का सिंपल मतलब है ये दिस, कार्बन कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड।
ओके अब मैंने आपको बताया था कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कि कार्बन ने ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर लिया है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन बना चुका है। कौन सा कार्बन, चाहे तो ये वाला कार्बन देखो इसने भी अपने 2 बॉन्ड बना लिए, चाहे तो ये वाला कार्बन आप देखोगे इसने भी अपने क्या कर लिए, 2 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आगे चलकर इसके पास में अब जगह कितनी है, सिर्फ ये 2 लोगों के साथ में तो और बॉन्ड बना सकता है, तभी तो कार्बन की वैलेंसी आप देखोगे 4 होगी। मैं यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं कर सकती। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी रखनी है, हमें 4 ही रखनी है। तो ये आगे चलकर क्या होगा भाई, 2 हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो जाएगा। सिमिलरली आपका ये वाला जो कार्बन एटम है, वैलेंसी इसने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी 2 बना ली थी इसके साथ में बॉन्ड करके, और यहाँ पर आप देखोगे ये 2 और कार्बन हो चुका है आपका स्टेबल। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड आ जाता है, ये वाली सीरीज आपकी चलती है पूरी एल्कीन सीरीज। ओके अब एल्कीन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला है आपका वो सिमिलरली टू आप देख सकते हो एल्केन के लिए है, बट एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाता है आपका CnH2n। ओके दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कि एल्कीन की हमारी होमोलोग्स क्या होंगे। ओके तो पहले रख के देखते हैं वैल्यू। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो मतलब कि एक कार्बन एटम नहीं होगा, हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होगी। तो और पिछली वाली जो आपकी सीरीज थी उसमें आपने देखा होगा एल्केन में हमने मीथेन से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे पास में सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट थे। बट अब यहाँ पे कार्बन एटम ही आपके कैसे हैं, 2 है। अब 2 कार्बन एटम क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड बनाना है। ओके तो अब डबल बॉन्ड बनाना है तो मतलब 2 कार्बन एटम, तो आप स्टार्टिंग भी n की किससे करोगे, n = 2 से ही आप स्टार्ट करोगे। ओके तो पहले रखो वैल्यू C2H2। ओके एंड यहाँ पर अगेन आपको n की वैल्यू 2 पुट करनी है। यस हितेश क्या बोल रहे हो आप, ओके कितना आ जाएगा ये C2H4। ओके तो C2H4 यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, और कौन सी सीरीज है, एल्कीन सीरीज है। आपको पता है कार्बन एटम अगर हमारे पास में 2 होंगे, कार्बन एटम अगर हमारे पास में 2 है तो क्या हो जाएगा, एक सीरीज चलेगी, और इसमें अगर आप देखोगे कि लास्ट में एल्कीन सीरीज है तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर ईन आएगा, इथीन। ओके सिमिलरली आप बाकी आप कार्बन की वैल्यू पुट करते चले जाओ। अगर कार्बन एटम हम यहाँ पर इसमें 3 कर दे तो क्या होगा, CnH2n। अगेन कार्बन एटम 3 है और n की जगह पर आपको कुछ नहीं करना है, n की जगह पर आपको 3 वैल्यू पुट कर देनी है। क्या आ जाएगा ये C3H2 3 जा 6, दिस विल बी ओके तो आपकी पूरी होमोलोग सीरीज क्या है, इस तरीके से आगे चलकर बनती चली जाएगी। नाम क्या होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, और हम सीरीज कौन सी फॉलो कर रहे हैं, एल्कीन सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो प्रोपीन। नेक्स्ट अगर मैं 4 कार्बन एटम रख दूं तो ब्यूटीन, सिमिलरली इसी तरीके से चलती रहेगी आपकी सीरीज पेंटीन। ऑलराइट समझ में आ गया होगा आई होप सबको। नेक्स्ट इसके बाद में अगर ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात बताऊं आपको, तो ट्रिपल बॉन्ड अगेन सिमिलर केस रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में ही आपका क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा। ओके सो अनसैचुरेटेड में एक डबल बॉन्ड की कंडीशन आपने देख ली है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन क्या होगी। ठीक है अब ट्रिपल बॉन्ड किसमें फॉर्म होगा, अगेन आपका कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है तो अब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आपका अगर फॉर्म हो रहा है तो ये यहाँ पे जो आपके फॉर्म होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्काइंस। ठीक है अब इन एल्काइंस का अगर फॉर्मूला यहाँ पे मैं बात करूं तो वही है जो हम पहले से अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, CnH2n-2। बस यहाँ पे एल्केन के लिए क्या कर दिया था +2, एल्कीन के लिए हमने कुछ नहीं किया था, बस ये CnH2n था, और यहाँ पर ये क्या हो गया था Cn-2। ओके तो अब कार्बन की वैल्यू रखते चले जाओ। अब आपको यहाँ पे फिर से अगेन ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी, 2 कार्बन एटम से ही फॉर्म होगी, CnH2, और यहाँ पर आपको क्या रखना है, n की जगह पर अगेन आप क्या रखोगे, 2 रख दोगे, और यहाँ पे कैलकुलेट करो उसमें क्या आएगा, C2 2 2 जा 4 और 2 4 और इसमें से माइनस आप 2 करा दो, ये क्या जाएगा C2H2। अब ये C2H2 कैसे फॉर्म हुआ, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, अगर इसके C2H2 की स्ट्रक्चर आप देखो, कार्बन कार्बन के बीच में ऑलरेडी कैसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड इसके बीच में फॉर्म हो रहा है। ठीक है ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होने का मतलब क्या है, अब कार्बन ने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुके हैं, फिर चाहे आप ये वाला कार्बन देखो, फिर चाहे आप ये वाला कार्बन देखो, ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना है, एक एक यहाँ पर बस जितनी जगह बची है सिर्फ उतनी जगह के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन को अटैच करा दो। ओके नाम क्या हो जाएगा इसका,
एक कार्बन एटम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा, इच से ही स्टार्ट होगा। सीरीज कौन सी है, ये एल्काइन सीरीज है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। ओके, सिमिलरली अगर 3 कार्बन होंगे, आप इसमें वैल्यू पुट करके पूरी होमोलोगस सीरीज बना सकते हो। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। इस तरीके से यहाँ पे इसकी क्या चलेंगी, पूरी आपकी सीरीज चलती है। ठीक है, तो आई होप ये हाइड्रोकार्बन वाली सीरीज आप सबको समझ में आ गई होगी। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का यहाँ पर केस क्या था, एल्कीन की सीरीज कैसे बनती है, एल्कीन की सीरीज कैसे बनती है, एल्काइन की सीरीज कैसे बनती है। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको कुछ बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा दिए हैं। अब आप घर पे जाइए, घर पे आप बैठ के ऑलरेडी देख रहे होंगे, अपनी कॉपी लीजिए, उसमें आगे के फॉर्मूला और सीरीज बनाने की कोशिश करिए। एटलीस्ट आप ऑक्टेन तक तो उसकी सीरीज बनाओ, आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो कितना बैठता है, ताकि आपको आगे चलकर नॉमेनक्लेचर में दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट इसके बाद में एक और हमारे पास में, अगर आप देखोगे इसके बाद में एक जो हम चीज यहाँ पे फॉर्म कराते हैं वो कराते हैं एल्काइल ग्रुप। ओके, अभी तक हमने पढ़ा एल्केन, उसके बाद में पढ़ा हमने एल्कीन, देन हमने पढ़ा एल्काइन। अब ये एल्काइल क्या है, एल्काइल ग्रुप कुछ नहीं है। एल्काइल ग्रुप आप बोल सकते हो कि जब भी हमारा जो भी एल्केन है वो क्या करते, अपना एक हाइड्रोजन को लूज करते। जैसे कि हमारे पास में क्या था, CH4 था। ठीक है, CH4 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से बनता है भाई CH4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन एटम इसमें से आप बोल रहे हो हटाना है, हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो एल्काइल ग्रुप होगा क्या, अगर मैं इस CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम को माइनस कर दूं तो बनेगा क्या, CH3 बन जाएगा। ठीक है, CH3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और एक बॉन्ड अभी भी हमारे पास में क्या है, खाली है। वो बॉन्ड खाली क्यों है भाई, हमें कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप भी तो लगाना है, कुछ नई चीज वहां पर आएगी। हाँ, पूरी केमिस्ट्री करवाऊंगी मैं मोनिका, आप देखोगे पूरी आपकी जो यहाँ पे सीरीज आएगी, आपकी अकॉर्डिंगली फंक्शनल ग्रुप हो गए, आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए वो इसी वजह से होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, अब कार्बन में आपने देख लिया कि 4 लोगों के साथ में वो बॉन्ड बना रहा है, उसकी टेंडेंसी है, अगर सारी जगह पर ये हाइड्रोजन ही ऑक्यूपाई करके रखेगा, ये सारी जगह पर ये हाइड्रोजन ही अटैच रहेगा, तो बाकी के ग्रुप कहाँ पे अटैच होंगे, बाकी ग्रुप अटैच नहीं होंगे तो हमारा कोई कंपाउंड नया बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारा बॉन्ड क्या रहता है, हमेशा खाली रहता है, या फिर आप बोल सकते हो इसको हम बोलते हैं एल्काइल। ठीक है, एल्काइल ग्रुप आपका बनना बहुत जरूरी है, तभी आपका क्या होगा, यहाँ पर कुछ चीज आप नहीं अटैच कर पाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे हम एल्काइल एक, चलो एल्काइल हेलाइड एक फॉर्म करके देखते हैं कैसे एल्काइल हेलाइड फॉर्म होता है। ठीक है, एल्काइल आप सबको समझ में आ गया है, एल्काइल मतलब कार्बन और एक बॉन्ड जो है आपका वो रिप्लेस होगा किसी चीज से। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन ही अटैच था, अब हमें इसे रिप्लेस करवाना है, तो रिप्लेस करवाने के लिए पहले इसमें जगह बनाओ, एक हाइड्रोजन एटम को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब मैंने बोला कि हमें फॉर्म करना है एल्काइल हेलाइड। ठीक है, तो ये हेलाइड क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली तो हेलाइड अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास में बहुत टाइप के ग्रुप होते हैं, हेलाइड एग्जैक्टली होते हैं आपके यहाँ पे हेलोजन्स। ओके, हेलोजन किसको बोला जाता है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। ठीक है, और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास में, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ETC, ये सब क्या है आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इस हेलोजन को अटैच करवाना है, तो कुछ नहीं करेंगे हम, इस हेलोजन को अटैच कराने के लिए इनमें से कोई भी एक हेलोजन अपनी पसंद का आप ले लो, और जो ये यहाँ पे खाली जगह पर थी इस पे अटैच करवा दो। इस तरीके से मैंने क्लोरीन करवाया, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी अटैच करा के यहाँ पे नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें हेलाइड अटैच नहीं कराना, हमें कुछ और नया कंपाउंड बनाना है। अच्छा चलो ठीक है, हमने यहाँ पे बनाया ये एल्काइल हेलाइड, अगर एग्जैक्टली इसमें आप देखो कि है क्या, ये कौन सा एल्काइल हेलाइड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, या फिर अगर आपने क्लास 12th का चैप्टर अगर याद आ रहा होगा आपको, तो हेलो एल्केन्स आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का मतलब ही क्या है, हेलो मतलब हेलोजन लगा हुआ, और एल्केन आपको पता ही है कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, सिंगल सिंगल बॉन्ड आपके प्रेजेंट हो। मैं इसको बोल सकती हूँ दिस इज अ हेलो एल्केन, यस हम इसको बोल सकते हैं ये हेलो एल्केन है। क्यों है ये हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें ये क्लोरीन क्या है, एक हेलोजन अटैच है, और बाकी सब क्या है आपके हाइड्रोजन अटैच है, और ये क्या था, एक पहले आपका एल्केन स्ट्रक्चर था। ठीक है, एल्केन से अगर आपको हेलो एल्केन बनाना है तो पहले एल्काइल बनाओगे, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर पाओगे। समझ में आ गया ये आई गेस सभी को। अब मैं ग्रुप की अगर बात करूं, हमारे पास में और भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ये हेलाइड ग्रुप है, कई बार आप देखोगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या फिर आप इसको बोलते हो एल्कोहल, OH ग्रुप अगर कहीं पर अटैच है। ठीक है, CHO मतलब कि एल्डिहाइड आपका ग्रुप अटैच है। सिमिलरली COOH कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं पे अगर अटैच है तो
इसके अलावा CO, मतलब कि कहीं पे अगर कीटोन अटैच है तो ये सारे आपके ग्रुप क्या करते हैं, हम इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स में अटैच करवाते चले जाते हैं और आपका क्या होता है, नए ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं। कैसे करेंगे अटैच, पहले आपको कुछ नहीं करना है, एल्काइल हैलाइड फॉर्म करना है, स्पेस होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कराना है, आपको जितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कराने हैं आप अपने अकॉर्डिंगली उतने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करवा सकते हैं। बस होना क्या चाहिए यहाँ पे, कार्बन की जो वैलेंसी है वो कार्बन की वैलेंसी जो 4 है वो यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। ओके सो ये आई होप ये आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, 4 बजे आपकी डेली क्लास होगी। एंड अगर आपको कुछ भी क्वायरी है आप यहाँ के राव करियर इंस्टीट्यूट की ऐप से या फिर आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको सजेशन देना है, किसी भी एग्जाम के बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सो सी यू गाइज टुमारो, बाय बाय।